गुड इवनिंग ऑल। अपने जो है संधान कल्पना। हाँ, नमस्ते। अपने संधान कल्पना चल रही थी। पहले मैं थोड़े कल मैंने कुछ पूछने को दिया था, क्या कहा था क्या? बहुत पंचमी दिशाएं कल्पना दी थी। अच्छा ठीक है, तो पहले पूछूं या पहले पढ़ा दें? पहले पढ़ा देते हैं, पहले पढ़ा देते हैं, फिर पूछ लेंगे लास्ट में। क्योंकि जिसको नहीं पढ़ना होगा, नहीं सुनना होगा, वो बिना बात अपना टाइम क्यों वेस्ट करे हैं। तो इसलिए पहले पढ़ा देते हैं टॉपिक। पढ़ाने से पहले जो पूछने का है वो है संधान कल्पना में। तो संधान कल्पना की परीक्षा मेरे को बताओ, क्या परीक्षाएं करोगे? कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? जल्दी कौन बताएगा? धर्मेंद्र। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ वारुणी क्या है? बताया था मैंने, वारुणी क्या है। हम्म। 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 बिल्कुल सही। तो इसमें यही है कि ताड़ वृक्ष हो गया, खजूर हो गया, इनको क्या है कट करते, इनके स्टेम पे कट करते हैं ना। तो उससे एक सार निकल, एक मतलब रस निकलता है, जैसे एक निर्यास निकलता है। वो निर्यास को एक हांडी में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको जो है 2-3 दिन के लिए संधान के लिए रख देते हैं। 2-3 दिन बाद वो जो है मद्य के जैसा गुण वाला हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ताड़ी। ठीक है। कुछ लोग जो है लोकल लैंग्वेज में इसको नीरा भी बोलते हैं। और वारुणी अपन जो है आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं। ठीक है। तो इसको वारुणी बोला गया है। अच्छा, अब मुझे बताओ सिद्धू किसे कहते हैं? सिद्धू के भेद क्या हैं? ठीक है। सुरा के 5 वेदों के नाम। देखो, पांचों के नाम तुम्हें सही याद है, पर ऑर्डर का तुमने डिस्टरबेंस किया है। बिल्कुल। ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है असल में, एक ही है सूरा तो, लेकिन उसके 5 लेयर्स हैं। उन लेयर्स को अपन भेद बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लेयर्स को अलग अलग निथार के और जो है अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि उनके अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग गुण हैं। जैसे कि दही है, तो दही का जो ऊपर की क्या है मलाई है, उसका अलग गुण होगा और दही का अलग गुण होगा। तो वो चीज है, डिपेंड करती है कि आपने कौन सा पार्ट जो है काम में लिया है। ठीक है। क्योंकि प्रसन्ना जो है वो श्रेष्ठ भाग है, और सुरा बीज या वक्कस जो है वो सबसे निकृष्ट है इन सब में। इसलिए जो है आपको क्रम से याद करनी है, ताकि आपको जो है श्रेष्ठ से निकृष्ट तक कंटिन्यू याद हो। अच्छा, मेरे को आसव योनियां बताओ, कितनी होती है और कौन कौन सी हैं? ये 2 नंबर का या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। आसव योनियां। बिल्कुल सही, 9। कौन कौन सी? हम्म। 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 26, वेरी गुड। एक तुम बीच में भूल गए, कांडासव। शपथ का तो भूल गए, शपथ धर्म बोल दिया आगे तुमने डायरेक्ट। तो शपथ का धर्म, पूरा मुर्गा साफ। शाबाश। वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी तुम में से कोई आंसर करेगा, फिर भी आंसर किया धर्मेंद्र, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन सब के जो है नाम याद होने चाहिए। ये आगे थर्ड ईयर में भी है तुम्हारे, अभी नहीं फिर यूएस से। ये थर्ड ईयर नहीं, सेकंड ईयर में ही है तुम्हारे, चरक में भी है मतलब ये। नो असव्योन्य सूत्र 25 में, हाँ सही है। तुम्हारे चरक में भी है ये सूत्र 25 में।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या है चरक में पूछ लेते हैं, इसमें नहीं पूछते। आसव और अरिष्ट में भेद बताओ मनीषा। आवाज आ रही है मेरी? आसव तो अपांग से बनाया जाता है और अरिष्ट जो है वो अग्नि संयोग से बनाया जाता है करके। वेरी गुड। अब इसने आसव जो है होगी और जो अरिष्ट है वो लघु होगी। ठीक है। और निर्माण विधि बता दो। आसव में क्या है, जल स्वरस वगैरह को अन्य प्रक्षेप द्रव्य डालकर निर्धारित मात्रा में मिलाकर 15 से 30 दिनों के लिए रख देते हैं। जबकि अरिष्ट में क्या करते हैं, पहले औषध द्रव्यों का क्वाथ बनाकर फिर उसमें गुड़ शर्करा मधु प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर और है ना, फिर उसके बाद 15 से 30 दिन के लिए उनको जो है फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे को बताओ स्नेह के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ स्नेह कल्पना के सिद्धि लक्षण। स्नेह सिद्धि लक्षण, ये क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। तो मैं रिपीट कर करके पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंगुल्या विमर्दितः हम्म, और शब्द तीनों अग्नि विक्षिप्त और गमस्तेले तेर शांतिश्च सर्पिषि और वेरी गुड, गंधवर्ण रसोद्गम सिद्धि लक्षण भवेत्। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ स्नेह पाक के भेद कितने होते हैं? बहुत दूर मृदु मध्यम और खर लेकिन दो एक्स्ट्रा बताए शारंग धरने एक तो दग्ध पाक और एक आम पाक। वेरी गुड। अब बाकी स्नेह मूर्छन की विधि जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये भी कई बार बड़ा क्वेश्चन बन जाता है 5 नंबर का, कि स्नेह मूर्छना की विधि बताओ। इसमें या तो ये पूछ लेते हैं कि तिल तेल मूर्छन की विधि बताओ 5 नंबर में, या घृत मूर्छन की विधि बताओ। इस तरह से भी पूछ लेते हैं, तो वो तुम देख लेना, है ना, ये पूछी जाने वाली चीज है। अब अपन चल रहे थे संधान कल्पना में, मैंने आपसे ज्यादातर चीजें पूछ ली हैं। जो रह गई है वो क्या रह गई है? सिद्धू आशा वरिष्ठ ये सब पूछ लिया, सुरा पूछ लिया। सुरासव क्या है, या फिर मैरेयक क्या है? समान मात्रा में मिलाकर पात्र में संधान क्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है तो उसे सुरासव या मेरे कहते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, आशा वरिष्ठ की सामान्य सेवन मात्रा कितनी? जैसे कि स्वरस वगैरह इन सब की कुछ मात्रा बता रखी है एक स्पेसिफिक, वैसे ही आशा वरिष्ठ की भी मात्रा बताइए। 20 ml लेते हैं। एक पल इज द राइट आंसर। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेदोक्त और वर्तमान समय में अपन जो है अर्धपल या 20 ml करीब जो है अपन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अपन चल रहे थे अपन मैंने तुम्हें बताया था संधान कल्पना दो तरह की होती है, एक तो मध्य कल्पना और एक सुक्त कल्पना। तो कल अपन ने डिटेल में देखी थी मध्य कल्पना, जिसमें अपन ने ये आसव अरिष्ट सीधु, ठीक है, सुरा सुरासव मैरेयक वारुणी ये सब देख लिए थे। आज अपन देखेंगे अपन शुक्त कल्पना। ठीक है, शुक्त कल्पना में क्या आ जाते हैं, शुक्त शुक्त दो प्रकार के होते हैं, मधु शुक्त और गुड़ शुक्त। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या देखेंगे, कांजी आरनाल। कांजी आरनाल एक ही है, कुछ ने पर्याय माना है, कुछ ने थोड़ा सा डिफरेंस माना है, तो वो अपन देख लेंगे कांजी आरनाल को। ठीक है, इसके अलावा सोवीरक और तुशोदक, इनके बारे में जो है अपन बात करेंगे। शिंडाकी और धान्याम्ल, ये सारी चीजें जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले आता है शुक्त कल्पना। तो आचार्य सुश्रुत पर डलन ने जो है टीका की थी। तो सुश्रुत सूत्र 45-212 पे डलन की टीका थी। क्या बोला उन्होंने, सर्वम मध्यम पंचरसम कालांतर वशाद्यदा त्यक्त्वा अन्य रसस्य अम्लत्वम याति शुक्तम तदुच्यते। यानी कि भाई मध्य क्या होती है, पंच रसात्मक होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि मध्य जो है 5 रसों से युक्त होती है। कौन कौन से, मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय से। ठीक है, अब क्या होता है कि कालांतर में मधुर अगर अपने सारे रसों को छोड़ के सिर्फ अम्ल रस पे ही जो है रह जाए, यानी उसके बाकी सारे रस जो है वो खत्म हो जाए, सिर्फ एक अम्ल रस बचे, तो उसको फिर क्या कहते हैं, शुक्त कल्पना। अब शुक्त कल्पना के क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं कि शुक्त कल्पना में देखो आपने लिख रखा है यहाँ पे, सभी मध्य 5 रसों से युक्त होने पर भी कालांतर में अन्य रसों को छोड़कर केवल अम्ल रस में परिवर्तित होकर शुक्त कहलाता है।
शुक्त, चुक्र, कांजिक, धान्याम्ल, आरनाल, सोवीरक, तुशोदक, शिंडाकी, ये सब जो है शुक्त वर्गीय संधान कल्पना है। मतलब ये सब शुक्त के एग्जाम्पल है, एसिडिक प्रिपरेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर शारंगधर ने जो है इसकी थोड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है। क्या बताई है? कंद मूल फलादिनी स स्नेह लवणानि च यत्र द्रवै अभिशूयन्ते तत्सुक्तम अभिधीयते। कि जैसे कोई सूरण कंद वगैरह जो हैं उनको कंद मूल फल आदि को स्नेह व लवण डालकर फिर किसी पात्र में जो है संधान करते हैं अपन, उससे जो एसिडिक मटेरियल अपन को अम्ल द्रव्य जो प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्त कल्पना। फिर बोल रहा हूं, कंद मूल फल आदि अपन ने ले लिए, ठीक है, फिर उसमें क्या कर डाला? स्नेह, लवण व जल डाला। उसके बाद जो अपनी प्रिपरेशन तैयार हुई एसिडिक, तो उसको क्या बोला है? शुक्त कल्पना बोला है। ठीक है, यहाँ पे शायद सॉल्ट, तेल, नमक, जल ये इसीलिए मिक्स किया था कि क्या है कि वो एसिडिक हो सके, प्रिपरेशन अम्ल द्रव्य में कन्वर्ट हो सके। तो इसकी विधि क्या हो गई? अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी जिसके भी अपन को बनानी है शुक्त कल्पना, उसके लेते हैं कंद मूल फल आदि ले लेते हैं। ठीक है, फिर उनको क्या करते हैं? सुखाकर उनका यवकूट चूर्ण बना लेते हैं। ठीक है, इस चूर्ण को जो है एक घड़े में डाल देते हैं। इस घड़े में फिर तेल, नमक और जल को जो है मिक्स कर देते हैं, फिर संधान करने के लिए रख देते हैं ढक के, है ना। फिर संधान होने के बाद जब अपने कल्पना तैयार होती है वो एसिडिक होती है, तो उसको अम्ल कल्पना या शुक्त कल्पना कहते हैं। ठीक है, शुक्त के जो है मेनली दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मधु शुक्त और गुड़ शुक्त। तो नाम से पता लग रहा है मधु शुक्त मतलब मधु मिलाया गया है। तो जम्बीरी, नींबू स्वरस, मधु, पिप्पली, इन तीनों को मिट्टी के पात्र में भरकर 3 दिन धान्य राशि में रखने पर जो है मधु शुक्त तैयार हो जाता है। कौन कौन से 3 द्रव्य काम में लिए हैं? जम्बीरी, नींबू स्वरस, मधु और पिप्पली। इन तीनों को जो है एक पात्र में जो है भरकर 3 दिन तक धान्य राशि में रखना पड़ता है। अब धान्य राशि क्या होती है, कौन बताएगा? धान्य राशि बताओ। ये तो बता चुका, रसशास्त्र पढ़ी है तुमने। नहीं, धान्य राशि, अरे तुम लोगों ने कभी सर्दियों में दही जमाते नहीं देखा क्या घर पे? या फिर है ना, कोई फ्रूट अगर पकता नहीं है तो उसको अपन कहाँ रखते हैं पकाने के लिए? जो भी जैसे गेहूं वगैरह के आपके पास कट्टे आते हैं, कौन पिसवा के लेते हो या फिर पिसा पिसाया आटा खरीदते हो? बताओ मेरे को। आटा घर में पिसवाते हो या फिर पिसा पिसाया खरीदते हो बाहर से, बाजार का? उसी में तो रख देते हैं गेहूं वगैरह में। बस उसी को धान्य राशि बोला है, उसी को धान्य राशि बोला है। जैसे कि आपके पास कोई ड्रम है जिसमें गेहूं भरे पड़े हैं, आपको कुछ चीज जो है पकानी है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सर्दियों में दही जमाना हो, तो उसके लिए क्या है, आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। उस टेम्परेचर को अटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस द्रव्य को पात्र में रखकर और फिर जो है गेहूं या जौ या किसी की भी राशि में अंदर दबा के रख देते हैं। ठीक है, दबा के रखने से क्या होता है कि उसके अंदर गेहूं के दानों के बीच जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 25 से 35 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो उस टेम्परेचर के कारण जो है वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है प्रॉपर रूप से हो पाती है, जिससे क्या होता है, फर्मेंटेशन आसानी से होता है। या फिर जैसे दूध का दही बनना, वो आसानी से हो पाता है बैक्टीरियल ग्रोथ आसानी से होने के कारण, सुटेबल एनवायरनमेंट मिलने के कारण। पहले के जमाने में एसी वगैरह तो होते नहीं, तो टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करे? तो वो धान्यों की राशि में रख देते थे, बड़े बड़े पात्रों को भी, कि पूरा जो है धान रखा है एक जगह, उसके जो है राशि में गाड़ कर दबाकर और वो रख देते थे ऊपर, वो नीचे पूरी तरह धान से ढक देते थे। इससे क्या होता था, वहां जो पात्र है उसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता था 25 से 35 डिग्री के बीच, ना उससे कम होता था ना उससे ज्यादा होता था। ठीक है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट का उस पर असर नहीं पड़ता था। तो इसको धान्य राशि बोला है। मुझे लगा था तुम लोगों को पता होगा। चलो अब पता लग गया, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो किसी को ये नहीं आना चाहिए कि कोई बता नहीं पाया धान्य राशि क्या होती है। ठीक है, अगला आता है गुड़ शुक्त। अब पहले यहाँ मधु शुक्त में मधु था मेजर कंटेंट, गुड़ शुक्त में क्या होगा? गुड़ होगा। तो गुड़, जल, तेल युक्त पदार्थ, राई, ठीक है, पकोड़े, कंद मूल फल आदि के संयोग द्वारा संधान करने के उपरांत जो अम्ल द्रव प्राप्त होता है उसको गुड़ शुक्त बोलते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों जो है शुक्त कल्पनाएं अपनी हो गई है कंप्लीट, मधुशुक्त और गुणशुक्त। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। आगे बढ़े, हाँ बोलो। इसमें जो ये उच्चारण करके हाँ इसमें श्लोक में ये हम्म। द्रव्य अभिश्रूयन्ते, मतलब बहुत अभिश्रूयन्ते का मतलब क्या होगा? अभिशव कल्पना के अंतर्गत आते हैं ना। अभिशव का मतलब क्या होता है? जो मध्य टाइप की कल्पना होती है, जो एसिडिक प्रिपरेशन होती है, जो संधान के द्वारा बन रही है। अभिशव क्या है? संधान कल्पना है। तो यहाँ पे अपन ने संधान किया, उसको बोला अभिष्यूयन्ते, कि भाई संधान किया इसको। और बहुत तरीके से बोल रखा है। अपन कांजी वगैरह बनाते हैं तो जैसे, तो उसमें क्या होता है कि धान्य वगैरह के, जैसे आटे वगैरह के, इनके क्या है, तो बस बेसन वगैरह कुछ के पकोड़े बनाकर फिर वो डाल देते हैं। ठीक है, वो जैसे कांजी वड़ा खाते हो आप, तो उसमें क्या है, बड़े डाल दिए ना अपन ने कांजी में। तो वो चीज है, इस तरह से बोल रखा है कि अलग अलग तरीके से, ताकि क्या है कि वो प्रिपरेशन थोड़ी सी क्या हो जाए, टेस्टी हो जाए खाने में। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से बता रखा है। जैसे अपने को नॉर्मल बड़े हो, एक कांजी बड़े हो खा के देखना, कांजी बड़े बड़े टेस्टी लगते हैं, नमकीन खट्टे से बढ़िया से टेस्ट वाले। तो वो है यहाँ पे, इसलिए शायद तेल के पकोड़े बोले। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, लवण और तेल डालते हैं ना अपन, तो तेल डायरेक्ट तेल मिक्स नहीं करते हैं, तो वो जो भी अपने बनाते हैं ना, दान गेहूं वगैरह जो भी डालते हैं, तो उसकी क्या है, पकौड़ियां बना के और फिर उसको जो है डालते हैं। पकौड़ी किस में तलेंगे? तेल में। तो तेल ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, अलग से तेल नहीं डालते कि मिक्स कर रहे हैं तेल उसमें। वो पकोड़ों में जो पकोड़े तलने में जो तेल गया, वही तेल इसमें चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। जी बोल। अब शुक्त कल्पना क्या है? एसिडिक टाइप की प्रिपरेशन है। तो रक्त पित्त कर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। रक्त और पित्त दूषित करेगा तो रक्त पित्त कर। छेदक, छेदन कर्म करने वाले को, क्योंकि तीक्ष्ण टाइप की जो कल्पना है। पाचक, स्वर विकृति कारक। ठीक है, अम्ल रस जो है वो स्वर की जो है विकृति करने वाला होता है। ठीक है, जैसे किसी का भी गला खराब हो तो कहते हैं ना अपन, खट्टी चीज मत खा भाई, खट्टी चीज, खट्टा जो है गले को नुकसान करने वाला होगा। तो वही है स्वर विकृति कारक। आम दोष हर, तो आम दोष को, चूंकि अग्नि दीपक पाचक है, तो आम दोष को हरने वाला होगा। कफ पांडु क्रमी हर, तो पांडु क्रमी इनको जो है हरने वाला होगा। ठीक है, तो फिर इसके अलावा लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, मूत्रल डायूरेटिक होगा, हृदय होगा, कफ नाशक होगा और कटु विपाकी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके गुण होंगे। विशेष करके इसका काम क्या होगा? रुचिकारक होगा, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होगा। ठीक है, तो ये सारे इसके गुण हो गए शुक्त के। शुक्त अपना क्लियर है। अब अगला आता है कांजिक। कांजी जो अपन घर में बनाते हैं, इसके अलावा कांजी का अपने रस शास्त्र में बहुत जगह यूज आया है। किसके लिए आया है? शोधन वगैरह करने के लिए। ठीक है, कांजी की भावना दे रहे हैं या फिर कांजी में निर्वाप करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि धातुओं का सामान्य शोधन विधि बताओ मेरे को। एनीवन? साइलेंट क्यों हो जाते हो? तो आर नाले, आर नाले, हाँ आर नाले मतलब यहाँ पे कांजी यूज लिए। ठीक है, तो कांजी का यहाँ पे भी यूज आया है। तो सभी धातुओं के शोधन में जब अपन कांजी यूज ले रहे हैं, इसके अलावा और भी जगह कहीं पे निर्वाप करने के लिए कांजी का यूज ले रहे थे। ठीक है, कहीं पे जो है प्रक्षालन में कांजी से प्रक्षालन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसके ये भी यूज होते हैं। तो कांजी, पारद के लिए तो कांजी अलग से स्पेशल कांजी बनाई जाती है, तो ये भी आपको पता ही है। तो कांजी के लिए शारंगर संहिता में क्या बताया जाता है? कुलमाश धान्य मंडादि संदितम कांजिकम विदु, कि भाई जो है कुलत्थी, चावल, यव आदि धान्यों के मंड का संधान करने से जो खट्टा पदार्थ बनता है उसको कांजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख रखा है इन्होंने कि उबले हुए गेहूं, चना आदि यानी कुलमाश, चावल, यव आदि धान्यों के मंड, राई, नमक, हरिद्रा आदि को मिश्रित करके संधान करने पर प्राप्त अम्ल द्रव्य को कांजी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बता रखा है इन्होंने, मूली, सरसों, राई आदि से बनी हुई कांजी को शंडाकी या शिंडकी भी बोलते हैं। जैसे मूली व सरसों का साग वगैरह का जब अपन संधान करते हैं, पानी वगैरह, पानी, तेल, लवण डाल के, तो उसको क्या बोला है? संडाकी या शिंडाकी। ठीक है, तो मूली, मूली की बनी कांजी क्या हो गई? शिंडा की। ठीक है, और एक सामान्य जिसमें चावल या वगैरह अपन प्रयोग ले रहे हैं,
उनका संधान कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल कांजिक हो गई। ठीक है। शाली चावल को सिद्ध कर पात्र में डालकर त्रिगुण पानी मिश्रित कर संधान करने के उपरांत प्राप्त द्रव को कांजी कहते हैं। आरनाल और धान्याम्ल ये सब कांजिक के ही पर्याय हैं। ठीक है, तो ये अपने कांजिक हो गई। अब इसके गुण देख लेते हैं। इसका जो स्पर्श होता है कांजिक का, वो क्या होता है, दाह ज्वर हर, कि जिस ज्वर में जलन होती है ना बॉडी में, तो इसका स्पर्श से क्या होती है, वो जलन दूर होती है। जैसे कांजी की का जो है अपने लगाया उस पे, इस भाग पे जहाँ जलन हो रही है, तो उससे जलन जो है वो शांत हो जाती है। ऐसे इसको पीने से जो है वात कफज विकार नाश होते हैं। दीपन होती है, मल मूत्र सारक होती है, विबंध नाशक होती है। ठीक है, तृषा नाशक और लघु होती है। ठीक है। तीक्ष्ण होने से गंडूस धारण द्वारा कफर होती है, मुख वैरस्य को दूर करने वाली होती है, दुर्गंधता को दूर करने वाली होती है। क्योंकि तीक्ष्ण होती है, उसमें उग्र गंध होती है, तो इसलिए क्या होती है, दुर्गंध को दूर करने वाली होती है। इसके अलावा मल क्षय क्लम हर होती है, कि मल को हरने वाली, क्षय को हरने वाली, और क्लम हर होती है। ठीक है, क्लम मतलब थकान को दूर करने वाली होती है। ये सारे इसके गुण बताए गए हैं। अग्नि दीपक पाचक भेदन कर्म करने वाली होती है और आस्थापन में हितकारी होती है। ठीक है, और समुद्र में के पास रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए सात में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कांजिक के गुण बताए गए हैं। अब आते हैं अपने सोवीरक और तुषोदक। सोवीरक और तुषोदक जो है वो जौ से, ठीक है, बनने वाली कल्पना है। बस इनमें एक ही अंतर है। क्या अंतर है, कि सोवीरक जो बनाते हैं अपन, उसमें छिलका हटा के जौ को काम में लेते हैं। ठीक है, और उसको पका लेते हैं, मतलब छिलका हटा के पके हुए जौ। जैसे सोवीरक है, सो से लिख रहा हूं, तुषोदक है। यहाँ पर जो जौ काम लेते हैं वो छिलका रहित लेते हैं। क्षीर है मतलब छिलका रहित। और यहाँ पे जो तुषोदक में लेते हैं, तुष नाम से ही आ रहा है, छिलका सहित काम में ले रहे हैं। ठीक है, पहला अंतर तो ये। इसमें पक्व ले रहे हैं, पक्व जौ, यानी पका के, या जौ को पका के और फिर जो है उसका संधान कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अपक्व, डायरेक्ट कच्चे जौ के टुकड़ों को जो है संधान करके तुषोदक बना रहे हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। सोवीरक में जो है छिले हुए, ठीक है, छिलका रहित पक्व जौ का संधान करने पर प्राप्त हो रहा है द्रव, अम्ल द्रव। ठीक है, और तुषोदक में छिलका सहित, यानी कच्चे जौ के टुकड़ों का जो है संधान करने पर द्रव प्राप्त हो रहा है, उसको तुषोदक बोला है। ठीक है, क्लियर है सोवीरक और तुषोदक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो फिर से पढ़ देता हूँ। तुष रहित या पक्व जौ का संधान करने पर प्राप्त द्रव को सोवीरक कहते हैं। कच्चे जौ के टुकड़ों द्वारा संधान करने पर प्राप्त द्रव को तुषोदक कहते हैं। अब इसके गुणों की देख लेते हैं। तो ये चूंकि अम्ल कल्पना, तो अग्नि दीपक होगी, पाचक होगी, मल भेदक होगी, हृदय होगी, अम्ल रस हृदय होता है, पांडु, कृमि रोग, ग्रहणी, अर्श आदि रोगों में जो है हितकारी होता है। तो इस प्रकार से इसके गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अपने हाँ बोलो। साथ में ऐसे होती है क्योंकि देख, समुद्री के पास जो लोग रहते हैं ना, ठीक है, उनका एक्चुअली क्या है, हैबिटेट थोड़ा ऐसा होता है, सॉल्टी टाइप का नेचर होता है वहाँ के लोग। मतलब सॉल्ट जो है उनको, लवण जो है, अम्ल जो है, रस, वो साथ में होता है उनको नेचुरली भी। इसीलिए जैसे कि बॉम्बे वगैरह, एग्जाम्पल के लिए याद करने के लिए देखो, बॉम्बे वगैरह में जो है कांजी वड़ा वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग है साथ में। जैसे कि गुजरात है, वहां पर दूध में नमक डाल के पीते हैं सौराष्ट्र प्रदेश के लोग। ठीक है, जो गुजरात वगैरह जो आ गए, तो वहां को लोगों को क्या है, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग साथ में है। ऐसे ही कांजी भी वहाँ लोगों को साथ में है, जैसे समुद्र के आसपास के जो इलाके में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल्टी या खट्टे द्रव्य जो है वहां पे वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं वहां के लोग, इसलिए। ठीक है, रीजन हो सकता है। हाँ, मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो मेरे को देखो आइडिया नहीं है। बाकी अपन ऐसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बात होती है ना, जैसे किसी किसी इलाके में कोई कोई चीज जो है साथ में होती है। अब जो है साउथ के एरिया में मछली साथ में है, मछली आसानी से खा लेते हैं वो। ठीक है, समुद्री इलाकों के आसपास जो रहते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं जो मछली खाते हैं, सारे थोड़े ना खाते हैं, सबको थोड़े ना साथ में है। तो वो है जहाँ का एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चीज होती है। अब सौराष्ट्र प्रदेश के लोग हैं, उनको जो है लवण अम्ल साथ में होता है।
ठीक है। जैसे गुजरात के लोग हैं तो वो क्या करते हैं, हर चीज जो है उसमें लवण डालते हैं। जैसे दूध भी लेंगे, दूध में भी नमक डाल के लेते हैं वो। ठीक है। और जैसे जलेबी वगैरह खाते हैं वो कच्ची खाते हैं, ज्यादा पकी हुई पसंद नहीं है उनको। अपने तो क्या है, थोड़ी रेड रेड होती ना, तब जाके उसको हटाते हैं कि हाँ भाई अब जा ढंग से सीखी है और ढंग से तैयार हुई है। तो वो चीज है यहाँ पे, जो जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को जो साथ में हो गए लंबे टाइम से, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है। बाकी कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट हुआ तो मैं बता दूंगा इसके पीछे। हम्म। अ, मतलब ये अगर इसमें फूड पार्ट है तो मोस्टली ओनली चावल चावल और एक के अंदर ये शाली चावल के लिए ही मानो आप, जैसा उन्होंने बता रखा है। एक सेकंड रुको। नहीं तो इन्होंने श्लोक में तो शाल्य आदि लिख रखा है ना, शाली आदि धान्य। शाली धान्य पूरे आ जाएंगे इसमें, रक्तशाली और ये सब सब आ सकते हैं इनमें से कोई सा भी। ठीक है। शालन मीन्स का पानी का मात्रा का है। हाँ नहीं किया उन्होंने। और अपन भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपन बनाते हैं ना, तो वो जो जो भी कांजी बनाए, जैसे पारद के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की कांजी बनती है जिसमें प्रमाण पूरा निर्धारित है, द्रव्य निर्धारित है। ठीक है। तो वैसे ही एक नॉर्मल सारंगधर ने कांजी निर्माण की सामान्य विधि बताई है। उसमें अगर रोगानुसार जो है अलग अलग तरह की जो है कांजी बनाई जा सकती है, जैसे कि पारद शोधन के लिए अलग कांजी बनाई जाती है स्पेशल। ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पर यादव जी त्रिकम जी ने बता रखी है कि भाई शाली निर्माण शाली चावल से जो है अपन तैयार करते हैं। ठीक है। समझ आई? ठीक है। तो ये सोविरक और तुशोधक भी अपने कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक जो है अपना सिलेबस का जो थ्योरी पार्ट है संधान कल्पना का, वो कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है तक्रारिष्ट। ठीक है। तक्रारिष्ट में जो कंटेंट है पहले वो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद जो है अपन बात करेंगे कैसे बना निर्माण विधि वगैरह की। ठीक है। तो तक्रारिष्ट करके जो है एक बार अपन हाँ, तो ये तक्रारिष्ट है। ठीक है। इसकी ट्रिक है। तो सबकी ट्रिक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिनकी ट्रिक अवेलेबल है मैं उनकी दे रहा हूँ। बाकी आपको जो है मैंने कही थी मिश्र गण के थ्रू याद करो। मेन कंटेंट सबके याद होनी चाहिए। जैसे तक्रारिष्ट है तो तक्र मुख्य कंटेंट है। ठीक है। तो उस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये याद करने का जो है अपने पास तरीका है। तक्रारिष्ट, तो तक्रारिष्ट में एक तक्र तो कंटेंट है ही, उसके अलावा क्या कंटेंट है उसको याद करने की ये तरकीब है, ट्रिक है। तो हर्षा हुमा जी कार से आज बाजार जाकर 3 पाव धनिया मूल लेने गई। तो दो लेडीज थी, एक हर्षा थी एक हुमा थी। ठीक है। ये दोनों क्या गई, कार से गई। ठीक है। कब गई, आज गई। कहाँ, बाजार गई। क्या लेने, 3 पाव धनिया मूल लेने। ठीक है। तो बस यही ट्रिक है यहाँ पे। हर्षा और हुमा जी कार से आज बाजार जाकर 3 पाव धनिया मूल लाई या लेने गई, ऐसा आप जिस तरह से आपको याद है वो ठीक है आपके लिए जो सूटेबल हो। तो हर्षा, हर्षा से आप क्या याद रखोगे, हपूषा। हपूषा क्या है, रिबेर। जैसे आपने पढ़ा है ना, रिबेर आदि पानी है। जी बॉस। तो एक पढ़ा है आपने क्या षडंग पानी है, षडंग पानी है का श्लोक सुनाओ मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो उदीच्य है ना, वही है हपूषा। ठीक है। उदीच्य बोल दो, हपूषा बोल दो, रीबेर बोल दो। ठीक है। ये फिर हुमा, हुमा में मैं वाला जो है आपको याद रखना, मैं से मगरेला। ठीक है। फिर उसके बाद जी, जी में दो आ जाएंगे, दोनों जीरक, जीरक दो है, कृष्ण जीरक और श्वेत जीरक। फिर कार, कार से आपको कचूर याद रखना है। ठीक है। कचूर हो गया। फिर आज से दो याद रखना है, अजमोदा और अजवाइन। ठीक है। फिर 3 पाव, 3 पाव में वाला आपको याद रखना है 3 पै। 3 पै कौन कौन से, पिप्पली, पिप्पली मूल और गज पिप्पली। ठीक है। फिर उसके बाद धनिया,
धान्यक याद हो जाएगा, फिर मूल से चित्रक मूल याद कर लेना। इस तरह से आपको कंटेंट याद हो जाएंगे तक्रारिष्ट के। तो क्या क्या कंटेंट हो गए? हपुषा, मगरेला, जीरकद्वय, कचूर, अजमोदा, अजवाइन, फिर पिप्पली पिप्पली मूल और गज पिप्पली और धान्यक और चित्रक मूल। इस तरह से जो है इसके कंटेंट है। उपयोग अपन देखें तो इसका क्या होगा, जितने भी अरिष्ट होते हैं दीपन पाचन तो करेंगे, तो दीपन पाचन, और इससे कौन सा रोग दूर होगा? मेनली अग्निमांद्य। अग्निमांद्य से रिलेटेड कौन से रोग हो गए? अर्श, ग्रहणी, अतिसार हो गए, तो उनमें भी काम करेगा। वात कफ शामक होगा, क्योंकि तक्कर के जो सामान्य गुण है वो भी क्या है? तक्कर जो होता है वात कफ शामक होता है। ठीक है, रोचक होगा। कंडू, शोथ, वर्ण्य, बल्य, ये सारे जो हैं इसके कर्म हो गए। तो इस तरह से क्या है, तक्रारिष्ट के उपयोग अपन ने देख लिया और कंटेंट देख लिए। अब निर्माण विधि देख लेते हैं एक बार। तक्रारिष्ट की निर्माण विधि। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ये सारे जो हैं द्रव्य, इनका क्या करते हैं कि सभी वानस्पतिक द्रव्यों का यवकूट चूर्ण करके घृत भावित मिट्टी के पात्र में तक्र के साथ मिश्रित करके मुख बंद करके धान्य राशि में रख दे। 8वें दिन संधान के परीक्षण करने पर यदि संधान हो गया हो तो छानकर कांच की शीशियों में भरकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अम्ल, कटु व स्वादु प्रतीत होने पर इसका सिद्धि लक्षण मानना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट अपन ने ट्रिक याद कर ली थी इसकी। ठीक है, और इसमें अपन ने तक्र काम में लिया 1 कंस। ठीक है, यानी 3.02 लीटर। तो यहाँ पे क्या किया, जितने भी द्रव्य थे इन सब के अलग अलग यवकूट चूर्ण कर लिए। ठीक है, अब घृत भावित मृत पात्र क्यों लिया? क्यों? क्योंकि जो मिट्टी के पात्र होते हैं उनसे क्या है, द्रव्य रिसने की संभावना रहती है। पानी वगैरह जो डालते हैं अपन, वो रिस के बाहर जाने की, तो वो रिसे नहीं, इसलिए जो है पात्र को अंदर से चिकना करने के लिए घृत भावित कर दिया। फिर उसमें यवकूट चूर्ण डाल के, फिर जल, लवण वगैरह, तक्र वगैरह डाल के, और जो है संधान के लिए उसको धान्य राशि में रख दिया। 8 दिन बाद जो है उसको देखते हैं, चेक करते हैं। संधान अगर कंप्लीट हो गया हो तब तो अपन क्या करते हैं, उसको जो है कांच की शीशियों में स्टोर कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ हो तो फिर कुछ दिनों के लिए रख के जो है उसका संधान पीरियड कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, अम्ल, कटु और स्वादु प्रतीत होता है जब उसका टेस्ट, तो उसको जो है अपन पूरी तरह तैयार मानते हैं। मात्रा मैंने बताया थी, जनरली अपन 15 से 20 ml देते हैं, तो 20 से 30 ml यहाँ पे दे रखी है। आपको कुछ नहीं समझ आया तो 20 ml लिखिए आना, कोई दिक्कत नहीं है। आशा वरिष्ठ की सामान्य मात्रा 20 ml है। ठीक है, आज की डेट में, और 1 पल सारंगधर के अनुसार तो 20 से 30 ml दिन में प्रातः व सायं। ठीक है, भोजनोत्तर समान मात्रा में जल के साथ। जितनी भी आशा वरिष्ठ कल्पना है उनके जो है कब देना होता है टाइमिंग? भोजन के बाद, कब? क्या? समान मात्रा में जल मिलाकर। ठीक है, फिर ये क्या काम करेगी? दीपक, पाचक, वर्ण्य, बल्य, ठीक है, रुच्य, कफ एवं वात का अनुलोमक होता है। तृष्णा, शोथ, कंडू, वेदना नाशक, ये सारे इसके कर्म हो गए। तकरारिष्ट अपना इस तरह से कंप्लीट हो गया। अभी अभी है ना, वापस ज्वाइन करना क्लास, और फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, वापस ज्वाइन करना अभी।